मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक एंशियंट इंडिया के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वैदिक सभ्यता जो भारत में हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो सभ्यता हुई थी भारत में, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे जो पहले की सभ्यता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी भारत में, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है। तो यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे ये वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं एक एक पॉइंट देखते हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक सभ्यता में भूमिका देखते हैं। ठीक है ना, कि वैदिक सभ्यता की क्या भूमिका थी। तो सैंधव सभ्यता के पश्चात, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से हुआ होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने ही सैंधव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त करके एक नई सभ्यता की नींव रखी थी, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है। तो क्या माना जाता है सामान्यतः ऐसा कि जो सैंधव सभ्यता थी पूर्व में, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको ध्वस्त किसने किया था। तो ये जो नई सभ्यता आई थी, वैदिक सभ्यता के लोग या आर्य सभ्यता के लोग, उनके द्वारा ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता को ध्वस्त किया गया था और एक नई सभ्यता की जो है नींव रखी गई थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन रियल में ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, और वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में 4 वेदों के बारे में सुनने को मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सभी जो है इसी टाइम पीरियड के में जो बने हुए थे वेद थे। ठीक है ना। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे, तो आर्य थे। ठीक है, और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा जो है उत्कृष्ट होता है। ठीक है, मतलब आर्य शब्द का कई प्रकार से अर्थ होते हैं उसके, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन और उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने जो कि एक विदेशी था, 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। और आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। तो कई बार क्या है कि क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आप देखेंगे परीक्षाओं में बनते हैं, कि इसमें पूछ देगा कि जिसमें आर्य का जो है, इसमें आर्यों की जो आर्य थे उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो ये संस्कृत थी। ठीक है, और अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक था, और उसके बाद है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को अब डिटेल में देखते हैं हम। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में जो था ऋग वैदिक काल, उसके बारे में। इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी। क्या है कि जो इस काल का निर्धारण करना, ऋग्वैदिक काल जो है बहुत ही मतलब विवादों में रहा, कि क्योंकि सभी के अपने अपने अलग मत हैं कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड पे ये थी। ठीक है ना, तो इसी के कारण ये विवादों में देखने को मिला है। और इस काल के लोगों के, जो इस समय के जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, उनके बारे में भी सटीक जानकारी नहीं देखने को मिलती है। जो ऋग्वेद संहिता की रचना इसी काल में हुई थी। एक ऋग्वेद संहिता जो है उसकी रचना किस काल में की गई थी, तो ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और अतः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद संहिता जो है, यदि ऋग्वैदिक काल के बारे में जो जानकारी जो मिलती है जो भी, तो उससे उसका एक ही मात्र साहित्यिक स्रोत कौन सा है, तो ऋग्वेद संहिता। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक जो है शहरी टाइप की बहुत डेवलप सभ्यता थी। ठीक है, उसके विपरीत यानी कि उसके अपोजिट में जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण टाइप की थी। ठीक है, आर्यों का आरंभिक जीवन पशु चारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था, यानी कि कृषि जो है वो सेकेंडरी महत्व में रखता था
इनके लिए, किसके लिए, आर्यों के लिए, ठीक है। और जो पशु चारण करना था, पशुओं को चराना, ये इनका प्राथमिक कार्य था, ठीक है। और 1400 ईस्वी पूर्व के बोगाज कोई के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। क्या है कि किसी को एग्जैक्टली तो पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है ना। और एकमात्र इसका जो साहित्यिक स्रोत है वो ऋग्वेद संहिता, उसी के आधार पर और अनुमानों के आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि ये जो आर्य हैं वो ईरान से होकर भारत में आए थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अनुमान के बेस पे, ठीक है। और अगला पॉइंट है, ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ आवेस्ता से मिलती हैं। यानी कि जो ईरानी भाषा में जो प्राचीनतम ग्रंथ है आवेस्ता, उसी से रिलेटेड ऋग्वेद की टाइम पीरियड की बातें भी कुछ देखने को मिलती है। इस वजह से भी शायद अनुमान लगाया गया कि ये आर्य जो थे ईरान साइड से होकर भारत में आए थे, ठीक है। इसके बाद आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। यानी कि जो आर्य हैं वो, उनका जो पूर्व में निवास स्थान क्या था, वो कहाँ से होकर के भारत में आए थे, इसके बारे में जो अलग अलग विद्वान हैं उनके अलग अलग विचार हैं। तो विद्वानों का नाम जैसे मैक्स मूलर हैं, वो कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे आर्य, ठीक है, उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। और बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनका कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। अविनाथ चंद्र दास का कहना है कि ये सप्त सैंतव प्रदेश के ही निवासी थे, ठीक है। इसके बाद दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि ये तिब्बत से आए थे। और प्रो गार्डन चाइल्ड जो हैं इनका कहना है कि दक्षिणी रूस से आए थे। गंगानाथ झा जो हैं उनका कहना है ये ब्रह्म ऋषि देश के निवासी थे, ठीक है। और गाइल्स महोदय जो हैं ये लंगरी तथा डेन्यूम नदी घाटी से, इनका मानना है कि आर्य आए हुए थे भारत में, ठीक है। इसके बाद है प्रो पेंका, इनका कहना है जर्मनी के मैदानी भाग से। जबकि अधिकांश जो विद्वान हैं मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। यानी कि जो इतने सारे विद्वानों ने अपने अपने जो दिए हैं मत के, ये यहाँ से थे आर्य, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो माना जाने वाला एक्चुअली मत है वो प्रोफेसर मैक्स मूलर का जो माना जाना मत वाले कहने का मतलब है कि जो मैक्स मूलर ने कहा कि अब हम भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे कि आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था यानी कि ऋग्वैदिक काल का, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे कि भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है उसी से आर्यों के बारे में जो आरंभिक जानकारी उनके बारे में मिलती है, आर्यों के बारे में, तो उसी से मिलती है ऋग्वेद से, ठीक है। और ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। यानी कि जो आर्यों का निवास स्थल था, जो आर्य कहाँ पर रहते थे, किस इलाके में, ठीक है, तो वो कहाँ मिलता है, सप्त सैंधव क्षेत्र, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र, जो कि सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, बिपाशा, परुष्णी, बितस्ता और अस्किनी का जो नदी का क्षेत्र था, यहीं पे आर्यों का निवास स्थल माना जाता है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का जो विस्तार है अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, ठीक है। और सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो है, सतलज नदी से यमुना नदी तक का क्षेत्र जो क्या कहलाता था, तो ब्रह्मवर्त कहलाता था। और मनुस्मृति में सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया था और इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना गया है, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक सभ्यता के केंद्र किसको माना गया है, तो ब्रह्मवर्त वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वो ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मऋषि देश कहा गया। और कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में अंग्रेजों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यवर्त कहा गया। यानी कि इनका जो ऋग्वैदिक काल में आर्य थे, इन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और जब इन्होंने विस्तार कर लिया उत्तर भारत में पूरी तरह से, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, आर्यवर्त कहा जाने लगा। इसके बाद वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का जो वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। जैसा कि आज हम देखेंगे कि वर्तमान में जो आज सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो गंगा नदी को। लेकिन उस टाइम पे जो आर्य के समय पे या ऋग्वैदिक काल में सबसे जो पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती नदी को माना गया है। और जो
सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी को माना गया है, ठीक है। जिसे सरस्वती नदी को माना गया है सबसे पवित्र नदी, जिसे देवी तामा और माते तमा और नदी तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। यानी कि ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम तो जिक्र आया है, लेकिन उसे उतना महत्वपूर्ण या फिर पवित्र नदी के रूप में नहीं बताया गया है, ठीक है। और इसके बाद है अगला पॉइंट, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी चोटी मुजम्बत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी थी? तो प्राचीन जो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ जो हैं उनमें कुछ प्राचीन नाम हैं जिनके, और जो उनके वर्तमान नाम है नदियों के उसके बारे में देखते हैं। तो परुष्णी जो है नदी है उसका वर्तमान में रावी के नाम से जानी जाती है। सतुद्री जो है सतलज के नाम से, अस्किनी जो है चेनाब के नाम से, और बितस्ता झेलम के नाम से, और बिपाशा व्यास के नाम से, और गोमती नदी जो है गोमल के नाम से, और कुंभ या कुंभा जो है काबुल नदी के नाम से वर्तमान में जानी जाती है, और सदा नीरा गंडक नदी के नाम से, कुमु कुर्रम नदी के नाम से, और सिंधु जो है इंडस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति अब हम देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी, उनकी व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, समाज में। तो ऋग्वैदिक समाज जो है पितृसत्तात्मक था। जैसा कि हम जानेंगे कि वो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उसका समाज कैसा था, तो वो मातृसत्तात्मक था, ठीक है। महिलाएं वहाँ पर प्रमुख रूप से भागीदारी रखती थीं अपने परिवार में, ठीक है, या समाज में। लेकिन जो ऋग्वैदिक समाज था वो जस्ट अपोजिट हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के, ये पितृसत्तात्मक हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो है आदमियों की भूमिकाएं जो है प्रमुख रूप से रहती थी समाज में, और सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। और पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं के यथोचित सम्मान प्राप्त था। यानी कि ये समाज भले ही पितृसत्तात्मक था लेकिन महिलाओं को भी एक अच्छा और उचित स्थान समाज में प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा नानी नाती पोते आदि के लिए एक ही शब्द नृत्य का प्रयोग होता था। इसके बाद अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से जो विराट, इसमें क्या है 4 अलग अलग चीज़ों जो जातियां थीं या फिर 4 जो वर्ग थे वो अलग अलग चीज़ों से प्रकट हुए हैं। कैसे? तो विराट पुरुष एक था जिसके मुख से ब्राह्मण जाति का जो है क्या हुआ, उदय हुआ। इसके बाद जो क्षत्रिय थे उस टाइम पे उनका भुजाओं से उदय हुआ, वैश्य का जांघों से उदय हुआ, और शूद्र का पैरों से उत्पन्न हुए विराट पुरुष के ठीक है ना। तो क्या मानते थे ऋग्वैदिक काल के लोग कि कोई एक विराट पुरुष है, ठीक है, और उसी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, और उसकी जो भुजाएं थी विराट पुरुष की उससे क्षत्रिय का जन्म हुआ, ठीक है, और जो जांघ थे उससे वैश्यों का जन्म हुआ, और जो शूद्र जाति के लोग थे उनका पैरों से उत्पन्न हुए, किसके? विराट पुरुष के। ऐसा मानना था उस समय में आर्य लोगों का, ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट, इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, और पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, और विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, ठीक है। इसके बाद सामान्यतः है इसमें एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। यानी कि उस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में एक पत्नी यानी कि सिंगल जो मैरिज का सिस्टम लागू था वहाँ पे इतना प्रचलन में था। जो बहु विवाह वगैरह उस समय पर वहाँ पर प्रचलित नहीं था, ठीक है। और विवाह में दहेज जैसी क्रूर प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु वहतु शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का घोतक था। यानी कि जो दहेज जैसी कुप्रथा है उस टाइम पे उसको प्रमोट वहाँ पे नहीं हुई थी, ठीक है, बल्कि एक जो बहतू करके एक शब्द होता था वो कन्या को दिए जाने वाला, जो शादी में उपहार दिए जाने वाला दिया जाता था उपहार, उसके लिए बहतू शब्द का यूज किया जाता था, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के लिए भी, इस शिक्षा के द्वार जो है स्त्रियों के लिए भी खुले हुए थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वबारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है।
इसके बाद आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या जो है क्या कहलाती थी? अमाजू। यानी कि जिसका विवाह नहीं होता था जिस कन्या का, उसको क्या कहते थे? तो अमाजू कहते थे। ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर के में पूछा भी जा चुका है एमपीपीएससी प्री एग्जाम में, तो इसमें के लिए आप इसे ध्यान रखें कि अमाजू कहा जाता था जो अविवाहित रहने वाली महिलाएं थी, ठीक है ना, कन्याएं। तो और इसके बाद अगला पॉइंट है पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिला को अपने देवर से सहचर्य स्थापित करना पड़ता था, ठीक है। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। यानी कि जो दास प्रथा का प्रचलन तो था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन वो प्राचीन यूनान में या रोम में जो जैसी प्रथाएं थी, दास प्रथा को अपनाई गई थी, उस टाइप से यहाँ पर वो थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सूरा का प्रचलन था। और इसके बाद है अगला पॉइंट आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन व चर्म के बने होते थे। इसके बाद अगला पॉइंट आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो आर्य समाज में विवाह जो है एक बहुत पवित्र चीज़ माना जाता था, पवित्र संस्कार माना जाता था, और 2 प्रकार के विवाह उसमें देखने को मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। पहला तो है अनुलोम विवाह, जो कि उच्च वर्ण का पुरुष होता था जिसमें, और निम्न वर्ण की स्थिति स्त्री से जब विवाह करता था उच्च वर्ण का पुरुष, तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। और प्रतिलोम विवाह क्या था? तो उच्च वर्ण की स्त्री जब किसी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती थी, यानी कि, ठीक है ना, निम्न वर्ण यानी कि कोई नीची जाति के व्यक्ति से, तब जाके वो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। इसके बाद अगला पॉइंट है नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने का विवेचन मिलता है। यानी कि जो उस समय की डांसर्स हुआ करती थी महिलाएं, ठीक है, नर्तकियां, तो वो जो परिधान धारण करती थी वो पेशस नाम का कोई परिधान हुआ करता था उस टाइम पे, तो उसे धारण करती थी वहाँ उस टाइम की डांसर्स, ठीक है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट कान में कर्ण शोभन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। इनके अतिरिक्त खादी, रुक्म, भुजबंद, केयूर, नुपुर, कंकड़ एवं मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। इसके बाद है यक्षमा, यानी कि यक्षमा जो कि तपेदिक का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। यानी कि जो टीवी वगैरह है, यक्षमा जो कि टीवी होता है, तो उस टाइम पर भी इसका जो उस टाइम पर भी ये हुआ करता था, इसका उल्लेख जो है इसमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। तो उस टाइम पर जो मृत हो जाते थे, मृत शरीर को कई बार अग्नि में भी जलाया जाता था, और दफनाने का कार्य भी किया जाता था, जो कि आज भी प्रचलन में देखने को मिलता है। लेकिन ये अलग अलग आज वर्तमान में अलग अलग धर्मों में देखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पे उनका कोई अलग रीति रिवाज रहा होगा जिसमें दोनों भी कार्य किए जाते थे, चाहे तो अग्नि में जला देते थे या दफनाने का केस भी देखने को मिलता था। अब देखते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। जो ऋग्वेद समाज में या ऋग्वेद काल में आर्यों की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी? तो पहला पॉइंट है ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। यानी कि कबीले टाइप का ये लोग बना के कबीला जैसा रहते थे, ठीक है, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था जो एक समाज था। और ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। कबीले का एक राजा होता था जिसे क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। और अगला पॉइंट है आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले या फिर कुल थे: अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था, और परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। और कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामणी होता था। और अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान क्या कहलाता था? विषपति। तथा विष से जन बनता था, जो कि कबीलाई संगठन था, और इसका प्रधान क्या कहलाता था? तो जनपति होता था, ठीक है। इस प्रकार से आर्यों, अगला पॉइंट क्या है? इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं 5 हिस्सों में बटी थी। कौन कौन से? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, ठीक है। सबसे बड़ा जो राष्ट्र हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली उस समय पर मौजूद थी, और साथ ही गणतंत्र प्रणाली भी मौजूद थी, ठीक है। राजा का प्रमुख कार्य या कर्तव्य कबीले की रक्षा करना होता था। इसके बाद अगला पॉइंट है इस काल में अनेक
तांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति, विदत प्रमुख हैं। और इस संस्थानों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थीं। और ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी जो है राजनीति में भाग लेती थीं, और सभा एवं विदत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। मतलब महिलाएं काफ़ी जगह पर राजनीति में भी काफ़ी जगह देखने में एक्टिव थी, ठीक है ना। वहाँ पर उनका भी सक्रिय भूमिका थी राजनीति में। इसके बाद है सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, और सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। और विदत जो है आर्यों की प्राचीन संस्था थी, और स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट है, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित होता था। यानी कि जो भूमियाँ थीं उस टाइम पे उसका स्वामी राजा नहीं हुआ था, बल्कि जनता उस समय पर स्वामी यानी कि मालिक हुआ करती थी भूमि की, ठीक है। जैसे बाद में के जो समय आया तो धीरे धीरे देखा गया कि सभी भूमियों को राजा के अंडर में राजा ने अपने लिए कर लिया था, आगे के समय में जो देखेंगे आप। लेकिन उस टाइम पे जो ऋग वैदिक काल में जो भूमि को स्वामी कौन, राजा नहीं हुआ करता था, ठीक है, जनता हुआ करती थी। इसके बाद अगला पॉइंट है बलि। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। यानी कि जनता के द्वारा स्वेच्छा से राजा को बलि के नाम का एक जो कर या फिर टैक्स दिया जाता था, जिसके बदले में राजा क्या करता था, तो राजा जिम्मेदारी लेता था सुरक्षा की। किसकी सुरक्षा की, तो जनता की सुरक्षा की, और अपने कबीले की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा लेता था, ठीक है। और राजा नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन बरातगढ़, ग्राम और सर्द नाम से विविध टोलियां करती थीं, ठीक है। यानी कि जो एक स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, और एक मतलब कि जब टेम्परेरी थोड़ी बहुत मात्रा में सेना रखते थे, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ती थी तो सेना का संगठन कर लिया जाता था नागरिकों के माध्यम से, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में राजा का गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पूरा भेदता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है राजा को, ठीक है। और इसके बाद अगला देखते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के बारे में अब हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो आर्थिक स्थिति थी आर्यों की वो कैसी थी। तो पहला पॉइंट है, ऋग वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी, और पशुपालन प्राथमिक पेशा था, और कृषि द्वितीयक, यानी कि जो प्राथमिक रूप से ये क्या करते थे, तो पशुपालन का कार्य आर्य करते थे, ठीक है, और द्वितीयक कार्य के रूप में ये कृषि को रखते थे, ठीक है ना। इसके बाद है अगला पॉइंट, इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था, और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। यानी कि यदि किसी सामान को लेना, जैसे आज हम पैसे देकर सामान वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, तो एक हाथ से पैसे देते हैं, दूसरे हाथ से सामान लेते हैं, लेकिन उस समय पे जो विनिमय का साधन किसको बनाया गया था, तो पशुओं को मनाया जाता था, ठीक है। यानी कि कोई सामान लेना होता था तो पशुओं को विनिमय के साधन या देने के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है। और गाय को सबसे पवित्र पशु उस टाइम पे माना गया है। और आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लेकर ही होती थीं। गायों को लेकर क्यों होती थी, क्योंकि सबसे पवित्र गायों को ही माना जाता था। इस वजह से यदि कोई गायों को ले गया है, चुरा ले गया है, या कोई भी कारण, तो उसके कारण से जो लड़ाइयाँ होने लगती थी कई कबीलों में, ठीक है। इसके बाद गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। और गविष्टि जो है गाय की महत्ता बताने वाला शब्द था उस समय पे। और गाय को अघन्या माना जाता था। अघन्या मीन्स न मारे जाना योग्य पशु, यानी कि गाय को नहीं मारने योग्य पशु उस टाइम पे बताया गया है, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, क्या, अघन्या, ठीक है। इसके बाद गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। और पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। तो क्या था उस टाइम पे, गौ की हत्या यानी कि गायों की जो हत्या करने के लिए कौन सी सज़ा दी जाती थी, वेदों में बताया गया है कि मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती थी, या फिर देश निकाला घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। और जो पशुओं की चोरी करने के लिए जो व्यापारी कुख्यात थे, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता था, तो पड़ी कहा जाता था। इसके बाद पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया, पुत्री को दुहिता इसलिए किया क्योंकि वही गाय का दूध दुहती थी।
उस टाइम पे जो पुत्री थी यानी कि लड़कियां थी उनको दुहिता कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि गाय का दूध जो है दूहने का काम कौन करता था? तो पुत्रियां यानी लड़कियां ही उस टाइम पे करती थी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? दुहिता। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट पशु भी जो उपयोगी थे, लेकिन सबसे जो उपयोगी पशु उस टाइम पे था घोड़ा था, क्योंकि घोड़े के माध्यम से ही ये लोग क्या करते थे? इधर उधर जाते थे, परिवहन टाइप से यूज करते थे। ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज या जौ का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और अगला पॉइंट है व्यापार पर पड़ी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़ों सहित निष्क का भी उल्लेख मिलता है, जो कि संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था। यानी कि सामानों के द्वारा जो है उस समय पर व्यापार किया जाता है, वस्तुओं का विनिमय करने के थ्रू जो है, विनिमय के द्वारा ही सामानों का लिया जाता था एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु है और दूसरे के बाद की कोई अलग दूसरी वस्तु है, तो एक दूसरे को यदि उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन ज़्यादातर उसमें देखने को क्या मिला है कि पशुओं का ही यूज किया जाता था, गाय का या घोड़ों का यूज किया जाता था विनिमय के रूप में। या फिर एक निष्क का भी उल्लेख मिलता है, जो कि शायद उस टाइम पे जो अनुमान लगाया गया है कि स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है। और इस समय बेकनाड सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उस समय भी सूदखोर जो हुआ करते थे उसे क्या कहते थे? बेकनाट कहा जाता था। बेकनाट जो कि अधिक ब्याज लेने का कार्य करते थे। ठीक है। और इसके बाद ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। और सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। और अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। ठीक है। और इसके बाद है अगला पॉइंट, अयस्क शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान संभवतः तांबे या कांसे के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। इसके बाद प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुछ जो उस टाइम पे प्राचीन नाम हुआ करते थे जो कि वर्तमान में चेंजेस हो गए हैं, तो उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे कि उर्वरा, किसे उस टाइम पे उर्वरा जो नाम से प्रसिद्ध जो जाना जाता था, वो आज उपजाऊ भूमि, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है उस टाइम पे पुराने प्राचीन काल में या फिर ऋग्वैदिक काल में उर्वरा के नाम से जाना जाता था उपजाऊ भूमि को। और हल को किस नाम से जाना जाता था? तो उसका प्राचीन नाम था लांगल या सिर। और इसके बाद बैल को ब्रिक, हल की बनी नालियों को सीता, और कूप को अबल, बादल को पर्जन्य, और अनाज मापने वाला जो पात्र था, यानी कि अनाज जो सामान जो है उसको जो मेजर किया जाता था जिससे, तो उसे उर्दर कहा जाता था। ठीक है। और बढ़ई को क्या कहा जाता था? तक्षण। वैद्य को भिषज, ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को कुसीद कहा जाता था। और बैलगाड़ी को अनस कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद है अब हम देखते हैं कि धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं ऋग्वैदिक या आर्य काल के समय की। तो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था, यानी कि पुत्र या पशु की प्राप्ति करना था। क्या था धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य? यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका जो वो धार्मिक रूप से कर्मकांड किया करते थे, धार्मिक कार्य किया जाते थे, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति, जिसमें पुत्र को प्राप्त करना या फिर पशु को प्राप्त करना था। ठीक है। और आर्य जो है बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इसमें देवियों का अस्तित्व का अभाव मिलता है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की तीन श्रेणियां थी। यानी कि प्रकृति को जो आर्य के लोग थे वो बहुत ही महत्व दिया करते थे। उसी आधार पे उन्होंने जो है देवताओं को भी जो तीन श्रेणियों में रखा हुआ था। तो आकाश के देवता कौन थे? सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा और अश्विन। और अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि।
और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, इन अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग देवताओं को रखा गया है। ठीक है। इसके बाद है ऋग्वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं, यानी कि जो ऋग्वेद ग्रंथ है, ठीक है ना, तो उसमें जो है 250 सूक्त ऋग्वेद के किसके लिए समर्पित हैं? इंद्र भगवान के लिए। और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। और इंद्र जो है आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। और दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। और तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित है और जो जल निधि का जो है प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है सविता देवता को समर्पित है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे। ठीक है। इसके बाद सोम। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है और जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और धोस को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है। जो सोम पेय पदार्थ का देवता जिसको माना जाता था, सोम जो है, इसका कई बार क्वेश्चन में 1 नंबर के में पूछा गया है कि ये ऋग्वेद के किस मंडल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है सोम का, तो 9वें मंडल में। ठीक है। अब अगला पॉइंट है सरस्वती नदी। जो है नदी की देवी थी। सरस्वती जो है नदी की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी हो गई। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। और पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में, यानी कि जो बाद में उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद वाला जो काल था उत्तर वैदिक काल में, शूद्रों के देवता हो गए कौन? पूषण, जो कि पहले कौन थे? जो पशुओं के देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। और अगला पॉइंट है रुद्र अनैतिक आचरण से संबद्ध माने जाते हैं और ये चिकित्सा के संरक्षक थे। हॉलर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। किसको? रुद्र को। ठीक है। और रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याण कर कहा जाता था। उपासना का उद्देश्य जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति था और उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। इसके बाद अगला पॉइंट है अरण्यानी। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी हुआ करती थी। कौन? अरण्यानी। ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक के प्रथम 10वें मंडल की रचना संभवतः बाद में की गई। ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि अब हमने एक ऋग्वैदिक काल के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया, यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद जस्ट बाद वाला काल जो आया, जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के लगभग जिसका समय था, उसके बारे में अब हम डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष, मतभेद और ऊहापोह तथा विभिन्नीकरण का युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट की गई। ठीक है। इसमें उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद तथा आर्याण्यक प्रमुख है। जैसे कि उसमें ऋग्वैदिक काल का जो एकमात्र जो देखने को मिलता था उसके बारे में जानकारी के लिए, ऋग्वैदिक काल की जानकारी के लिए एकमात्र स्रोत था ऋग्वेद संहिता। ठीक है। और इसमें जो है उत्तर वैदिक के अध्ययन करने के लिए जो प्रमुख स्रोत हैं वो कई चीज़ें हैं। यजुर्वेद है, जैसे सामवेद है, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आर्याण्यक प्रमुख है, जिसमें हम जो है उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिल जाएगी हमें। ठीक है। इसके बाद है सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही जो है लौह प्रौद्योगिकी, लौह का प्रोडक्शन वगैरह इसी युग से माना जाता है। ठीक है। और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। ठीक है। और इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। और इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। और इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? जो उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार था, इस काल की सभ्यता का केंद्र जो है पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक आ गया था। कुरुक्षेत्र यानी कि दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग जो है वो कुरुक्षेत्र वाला इलाका कहलाता था। ठीक है। और इसमें 600 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है ये जो क्या था, 600 ईसा पूर्व तक में इसका लगभग
फैला हुआ था। मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय तक ये रहा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी कि नर्मदा और सदानीरा गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। और उत्तर वैदिक साहित्य में चित्रकूट, क्रौच, मेनाक आदि पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते थे। इसके बाद सामाजिक स्थिति कैसी थी इस टाइम पर? तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा था। यानी कि क्या था कि जो ऋग्वेद काल था ना, तो उस समय पर जो कार्य या फिर कर्म का आधार क्या हुआ करता था कि जो लोग जैसा काम करते थे उसी आधार पर उनका वर्ण निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि वर्ण जो निर्धारित करने का जो या फिर कर्म निर्धारित करने का कैसे, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है जो कार्य करता था उस आधार पे उसका वर्ण निर्धारित नहीं होता था उत्तर वैदिक काल में, बल्कि जो जाति पर आधारित होता था। जो जिस जाति में जन्म लेता था वो उसी जाति का या फिर उसी वर्ण का व्यक्ति कहलाता था। जैसे कि वर्तमान में चल रहा है कि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है। या ठाकुर परिवार में जन्म ले रहा है तो ठाकुर कहलाएगा। ऐसा करके आज वर्तमान में वही व्यवस्था चल रही है। ठीक वैसे ही उत्तर वैदिक काल में हुआ करता था। लेकिन जो ऋग वैदिक काल था उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि जो जैसा काम करता था उसी आधार पर उसको जो है वर्ण मिल जाता था, या उसी आधार पर उसको जो है जाति डिवाइड कैटेगरी बांट दी जाती थी। ठीक है। जैसे कोई लोहे का काम करता था, चाहे भले ही वो किसी भी वर्ण का हो, तो वो उसे लोहार मान लिया जाता था। ठीक है। इसी प्रकार से जो जैसा काम करता था वो उसे वैसा ही वर्ण उसका निर्धारित कर दिया जाता था ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूरी चीज़ें डिफरेंट हो गई। ठीक है। इसके बाद है समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियां का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे। ठीक है। इसके बाद यानी कि व्यवसाय जो है कोई भी कार्य करता था वो आनुवांशिक होने लगा, यानी कि जो उसके पूर्वज करते थे वैसा ही कार्य आगे की पीढ़ी भी करने लगी। ठीक है। आनुवांशिक रूप से होने लगा, जैसा कि वर्तमान में चलता है कि है ना, सोने का जो व्यापारी होते हैं तो वो उसके आगे की पीढ़ी भी वही काम करती है। या फिर जो वैश्य लोग होते हैं तो वो जो है सामान वगैरह बेचने का जो दुकान वगैरह करने का काम करते हैं तो उसके आगे की पीढ़ी भी ज़्यादातर वही करने को देखने को मिलता है कि वही करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से उस टाइम पे भी उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलने लगा और समाज जो है विभिन्न जातियों में भी बटने लगा। ठीक है। इसके बाद है इस समय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। और ब्राह्मण के लिए एही और क्षत्रिय के लिए अगही, वैश्य के लिए आद्रव और तथा शूद्र के लिए आधाव शब्द प्रयुक्त होते थे। ठीक है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था और ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। जबकि चौथा वर्ण जो शूद्र था वो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है। और इसके बाद है इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ठीक है। उस समय पे जो हम देखेंगे कि जो 4 कैटेगरी के लोग थे यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को जब ये उपनयन संस्कार का अधिकारी मान लिया गया था, लेकिन जो चौथा वर्ण शूद्र था उसको उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। और इसी समय से उत्तर वैदिक काल से ही जो प्रथा चली शुरू हुई वो आज तक देखने को मिल रही है कि जो निचली कैटेगरी की जातियां हैं, जो लोग हैं, उन्हें जो है अछूत माना जाता है या आधारहीन माना जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे कि इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। और ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। और इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, यानी कि टैक्स चुकाने का कार्य कौन करते थे? वैश्य। जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्य से वसूले गए राजस्व पर
जीते थे, ठीक है। यानी कि वैश्य जो समाज के लोग थे उस समय, वर्ण के लोग, वो टैक्स देते थे और उनसे जो टैक्स मिलता था वो उसी से ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे उन दोनों का राजस्व से ही घर चलता था, ठीक है। और क्रम में सबसे निचला वर्ण जो शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी कि शूद्र जो जाति के लोग थे वो तीनों वर्ण जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों की सेवा करने का कार्य किसका था, तो शूद्र जाति का या वर्ण का, ठीक है। इसके बाद इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई और स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। और ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है, कृपण कहा गया है। और स्त्रियों का जो इस समय में देखने को दशा में थोड़ी सी गिरावट आ गई, क्योंकि जो ऋग वैदिक काल में हमने अभी पढ़ा ऊपर कि जो उन स्त्रियों की बहुत अच्छी कंडीशन हुआ करती थी समाज में, जो कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो है उनकी दशा में गिरावट देखने को मिलने लगी, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। और ये विदुषी कन्याएं कौन कौन सी हैं, तो गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती, काशकृत्सिनी आदि। और स्त्रियां का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। यानी कि जो स्त्रियों को पैतृक संपत्ति जो में अधिकार मिला हुआ था ऋग वैदिक काल में, वो बाद में छिन गया उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और जो सभा नाम की संस्थाएं थी उसमें प्रवेश वर्जित कर दिया गया उस स्त्रियों का। और अगला पॉइंट है पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था यहाँ पर। और समाज जो है पितृसत्तात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। और इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। और उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। और गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया, ठीक है। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो चुका था, ठीक है। और इसके बाद है विवाह के 8 प्रकार हुआ करते थे। जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ पर विवाह के 8 प्रकार देखने को मिलते थे, जबकि हमने ऋग वैदिक काल में क्या पढ़ा कि 2 ही प्रकार के विवाह हुआ करते थे, एक तो अनुलोम विवाह हुआ करता था और एक प्रतिलोम विवाह। लेकिन यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार हो गए। और मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 विवाह निंदनीय माने जाते हैं। और प्रशंसनीय विवाह के अंतर्गत कौन कौन से विवाह आते हैं, तो ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापत्य। तो ब्रह्मा में क्या होता था, ब्रह्मा विवाह में कन्या के वयस्क होने पर यानी कि बड़ा होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, वो ब्रह्म विवाह कहलाता था। इसके बाद देव विवाह क्या कहलाता था, तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ जो है या पंडित के साथ जो विवाह कन्या का कर दिया जाता था तो वो देव विवाह कहलाता था। इसके बाद आर्ष विवाह क्या है, तो कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, जिसे आर्ष विवाह कहते थे। और फिर प्रजापत्य विवाह, जो कि वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था, ठीक है। इसके बाद है निंदनीय विवाह। निंदनीय विवाह के अंतर्गत कौन कौन से विवाह थे, तो आसुर कन्या जो है, पहला है आसुर, दूसरा देव, तीसरा पेशाच, चौथा राक्षस। तो आसुर विवाह के अंतर्गत क्या होता था, तो कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय यानी कि बेच दिया जाता था कन्या को, तो उसे आसुर विवाह कहते थे। फिर दूसरा है देव। देव विवाह क्या था, तो कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता से वशीभूत होकर विवाह करते थे, तो वो देव विवाह कहलाता था। इसके बाद पेशाच विवाह जो है, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना जो है पेशाच विवाह कहलाता था। और राक्षस विवाह क्या है, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना जो है क्या कहलाता था, राक्षस विवाह। इसके बाद अब हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो जो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति थी आर्यों की, उसके बारे में देखते हैं। तो इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। और राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था
और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल में जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो वंशानुगत हो गई कि यदि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आज राजा बन गया है तो उसकी जो अगली पीढ़ी आएगी अब वो वही राजा बनेगी, दूसरा कोई व्यक्ति राजा नहीं बनेगा। तो ये वंशानुगत चलने लगा, ठीक है। और इसके बाद इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व भी बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। तो क्या हुआ कि जो धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य का विस्तार भी होने लगा। उसी आधार पर जो है राजाओं का महत्व बढ़ गया और राजाओं को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाने लगा, जैसे सम्राट, एकराट और अधिराज, ठीक है। और इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ, यानी कि कम हो गया ये जो सभाएं थी, और विदध का नामो निशान नहीं रहा। जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही परंतु उनका स्वरूप बदल गया, यानी कि ये जो सभाएं, संस्थाएं वगैरह थी जो ऋग्वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा महत्व प्राप्त किए हुए थी, उनका महत्व धीरे धीरे क्षीण हो गया या फिर कम हो गया, ठीक है। और विदध जो संस्था थी तो उसका तो नामो निशान खत्म हो गया उत्तर वैदिक काल में, परंतु उनका स्वरूप जो है बदल गया, ठीक है। किसका स्वरूप बदल गया? सभा और समिति का, जबकि इनका भी जो महत्व कम ही हो गया था। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया इन समितियों, सभाओं में, और सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश जो वर्जित हो गया। जहां हम देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल था वहां पर जो ये जो सभा समिति थी वहां उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था और वहां पर महिलाएं भी उसमें जो है क्या करती थी, भाग लेती थी। जबकि इस समय पर इनका वर्चस्व जो है, महिलाएं को एक तो एंट्री देना बंद कर दिया गया इन समितियों, सभाओं में। और इसमें जो सभा समिति जो करके संस्थाएं थी, इसमें जो प्रभावशाली वर्ग था, जो अमीर वर्ग के लोग थे या बड़े वर्ग के लोग थे, उनका जो वर्चस्व रह गया इस टाइम पर, ठीक है। इसके बाद आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। और इस काल में पंचाल जो है सर्वाधिक विकसित राज्य था, ठीक है। और राजा का राज्यभिषेक राजसू यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद राजा जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल आते आते एक नियमित कर हो गया, यानी कि जो स्वेच्छा से दिया जाता था जो कर, यानी कि जो टैक्स, कब ऋग्वैदिक काल में, वो धीरे धीरे जो उत्तर वैदिक काल आते आते एक नियमित कर हो गया। ये नियमित रूप से देना पड़ता था जनता को, ठीक है। और इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी, ठीक है। यानी कि 1 रुपये का जो 16वां भाग होता है वो देना पड़ता था कर के रूप में राजा को। अब आर्थिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी थी उत्तर ऋग्वैदिक काल में? तो देखते हैं क्या है। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि जो है प्रथम पेशा बन गया। जबकि जो है ऋग्वैदिक काल में क्या था, पशुपालन जो प्रमुख था, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि जो है प्रमुख पेशा बन गया, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं, जुताई, बुवाई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया जाता है। और इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। अगला पॉइंट है, इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में जो है क्रांति आ गई। यानी कि जो लोहे से बने उपकरण थे, ठीक है, उसका यूज होने लगा इस टाइम पे कृषि में। और जब कृषि में इन सभी का यूज हुआ, जैसे हल वगैरह है या जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो उन सभी के कृषि में क्रांति आई, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ। और यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, किसमें? यजुर्वेद में। और लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई। जैसा कि हम जब ऋग्वैदिक काल में देखने हमने पढ़ा कि उस समय पे जो है प्रमुख फसल हुआ करती थी, जबकि यहाँ जो उत्तर वैदिक काल आते आते धान जो है प्रमुख फसल बन गई। और अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। और इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों या कि मृदभांडों से परिचित थे। काले व लाल रंग के मृदभांड और मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड तथा लाल मृदभांड। इसके बाद अगला पॉइंट है, ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिंग का भी उल्लेख मिलता है।
श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। ठीक है। इसके बाद जो है निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका तथा गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थीं। और निष्क जो ऋग वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माने जाने लगा। यानी कि ऋग वैदिक काल में निष्क के जो एक स्वर्ण आभूषण हुआ करता था, उसे अब क्या कहा जाने लगा, एक जो है मुद्रा के रूप में पहचाना जाने लगा। और फिर अगला पॉइंट है व्यापार जो है पण द्वारा संपन्न होता था। अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। यानी कि इस टाइम पे मुद्रा का प्रचलन तो हो गया था, लेकिन जो है वस्तु विनिमय के द्वारा भी जो है सामान्य का लेन देन किया जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। और इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य तथा व्यापार का संकेत मिलता है। यानी कि समुद्रों के माध्यम से वाणिज्य व्यापार किया जाने लगा था, ऐसा संकेत मिलता है, ग्रंथों में देखने मिलता है इस टाइम के। ठीक है, पढ़ेंगे जब हम तो। और इसके बाद स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य जो है टिन, तावा, चांदी और सीसा से भी जो है परिचित हो चुके थे। इसके बाद है धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस उद्योग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थीं। और उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है इस टाइम पे। ठीक है। ऊन या फिर ऊन, सज या सन का उल्लेख इस काल में मिलता है वस्त्रों को बनाने के लिए। ठीक है। और सिक्के का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। ठीक है। इसके बाद है आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पंचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। और यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान व मंत्री जो विधियां भी प्रचलित हुई। ऋग वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता इंद्र एवं अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। जो ऋग वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख जो देवता हुआ करते थे, इंद्र एवं अग्नि जो है उतने प्रमुख नहीं रहे। कब? जो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। और इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो या सृजन के देवता जिनको कहा जाता था, को सर्वोच्च स्थान मिला। और इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र जो कि पशुओं के देवता थे, और विष्णु जो लोगों के पालक माने जाते थे, वो बन गए थे। ठीक है। और इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी। अतः कुछ वर्णों के अपने अलग से देवता हो गए थे। और पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए थे। ठीक है। और सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि इस समय के लोग जो पुनर्जन्म की बातों में विश्वास करते थे कि जो व्यक्ति एक बार मर जाता है वो उसका दोबारा भी जन्म होता है। और आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। इसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। इसमें आरण्यक जो उस समय पर जो एक चीज़ था, साहित्य के रूप में था, तो उसमें क्या किया गया है, कर्मकांडों की जो वैदिक कर्मकांड थे उसकी निंदा की गई है उसके जगह पर। और यज्ञ एवं बलि की जगह पर तप करने का, यानी कि मेहनत के द्वारा जो है फल प्राप्त करने की बात कही गई है आरण्यकों में। एवं इस काल में दो महाकाव्य थे। कौन कौन से? महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। और इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। और जिसमें कौन कौन से थे? ऋग्वेद के पुरोहित कौन है? तो होत्री। सामवेद के पुरोहित उद्गाता। और यजुर्वेद के पुरोहित अर्धवयु। और अथर्ववेद के पुरोहित कौन थे? तो ब्रह्मा। और मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। इस समय पर परीक्षित जो थे उनको मृत्यु लोक का देवता कहा जाता था। ठीक है। और पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। और अगला पॉइंट है उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है, तथा ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है।
और छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, परंतु बाद में जाबलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसके बाद वैदिक, आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच में हम अंतर देखेंगे कि ये जो दो सभ्यताएं हुई थी, एक शहरी टाइप की और दूसरी ग्रामीण, तो इसमें जो प्रमुख अंतर थे वो क्या क्या थे। तो वैदिक आर्य जो है, वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरी थी। और अगला पॉइंट है, वैदिक आर्य जो है स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे, और सैंधव सभ्यता के लोग पाषाण एवं कांसे से जो है परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। और अगला है, वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, और वैदिक आर्य यज्ञ करते थे, वे लिंग व पूजा व मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि सैंधव सभ्यता में धर्म का स्वरूप इहलौकिक था, और सैंधव सभ्यता के लोग लिंग पूजा, मूर्ति पूजा के समर्थक थे। और ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था, और ऋग्वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, ये हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। ठीक है। और वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर स्तृणा यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। और वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। ठीक है। मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी वैदिक संस्कृति में या फिर वैदिक जो काल था वहाँ पर, लेकिन सैंधव सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी शिक्षा के लिए या फिर जो बोलने चालने के लिए। ठीक है ना। और वैदिक आर्यों का समाज जो है परिवार पर आधारित था, परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता था। सैंधव सभ्यता का समाज भी परिवार पर आधारित था, लेकिन यहाँ पर परिवार जो है मातृ सत्तात्मक था। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि वैदिक जो है काल के बारे में, जिसमें ऋग्वैदिक काल और फिर आया उत्तर वैदिक काल, इन दोनों के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में एक एक करके देखा कि उनकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है, राजनीतिक स्थितियां किस प्रकार से थी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये दो जो आगे पीछे जो काल आए, ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में, यहाँ दोनों में कितना फर्क आ गया था कुछ ही समय में। ठीक है। दोनों के जो है रहन सहन का ढंग या फिर जो समाज में जातियों के बंटने का ढंग, कई चीज़ें बदल गई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया वैदिक काल के बारे में। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको नोट्स तैयार करने में, ठीक है, एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आप मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, इस काल के बाद आने वाले किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।